आज के इस जीके क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसा है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। कई बार एग्जाम में कोई टर्म दे देता है और नीचे डेफिनेशन दे देता है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई होके आ सकता है। सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक्ट्स एज अ ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह है, फैसिलिटेटिंग द सीमलेस फ्लो ऑफ फंड्स। क्या फैसिलिटेट करता है कि जो फंड्स है उसका जो फ्लो है वो सीमलेस होना चाहिए, दोज हु हैव एक्सेस मनी एंड दोज हु नीड मनी, मतलब जो मनी के सेवर्स है और जो बोरोवर है, सेव मतलब पैसा सेव करना और बोरो मतलब मांगना, यानी जो नीडी लोग हैं उनके लिए भी जो फ्लो है वो सीमलेसली हो जाए, ये इंश्योर करता है। द फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स, सेविंग करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्टिंग दीज फंड्स टुवर्ड्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स एंड अल्टीमेटली फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और अल्टीमेटली ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो काम करता ही है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो सबसे पहले क्या आता है, रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज में क्या क्या चीजें आती है आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, थर्ड पर फाइनेंशियल मार्केट्स आती है, फोर्थ पर आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर आते हैं कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल का मतलब जहां फाइनेंशियल वर्ड लगे इट मींस मनी। रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई is a kind of regulatory body. Reserve Bank of India, the central bank of India responsible for formulating and implementing monetary policy. जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मुलेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज है, मॉनेटरी मतलब अगेन जो भी पैसे से रिलेटेड पॉलिसीज होती है, इंश्योर करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंड ओवरसीइंग द बैंकिंग सिस्टम, और पूरे बैंकिंग सिस्टम पर नजर रखना। दूसरा आता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नाम से हम इसको जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, the regulator of the Indian securities market responsible for protecting investors' interest, promoting fair and transparent practices and ensuring the orderly functioning of the market. ये मेनली कहाँ पर काम होगा, इसका जो मेन वर्क है वो होता है स्टॉक मार्केट कंपनी, स्टॉक मार्केट पता है, जहां पर हम शेयर्स वगैरह परचेज एंड सेल करते हैं। उसके बाद है IRDAI, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट करता है अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वो है, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है इंडिया की किस चीज के लिए, टू रेगुलेट द इंश्योरेंस। तो जो वो इंश्योरेंस लास्ट वाली क्लास में इंश्योरेंस का पार्ट रह गया था, उसमें जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो इसमें कवर्ड है। द रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में जो भी इंश्योरेंस का सेक्टर है उसको रेगुलेट करना किसका काम है, IRDAI का। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर्स एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इंश्योरेंस मार्केट, जो इंश्योरेंस मार्केट है उसमें सारा देख रेख करना, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, जो भी पैसा उन्होंने लिया हुआ है इंश्योरेंस मतलब उसकी सारी प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है PFRDA, तो तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई, ये तो पता ही है हमें, उसके अलावा तीन से भी IRDAI और एक है PFRDA, ठीक है। ये क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हो गई इंश्योरेंस रेगुलेटरी और ये हो गई पेंशन फंड रेगुलेटरी। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द रेगुलेटर ऑफ द पेंशन सेक्टर इन इंडिया, जो पेंशन सेक्टर है इंडिया का उसको रेगुलेट करना किसका काम है, PFRDA का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ पेंशन फंड्स, जो पेंशन के फंड्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग सब्सक्राइबर्स इंटरेस्ट एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द पेंशन मार्केट। तो बेसिकली जो पेंशन जाती है बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो जो कितनों को पेंशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ पेंशन, तो उसका सारा कौन कर रहा है, ये करता है, ठीक है। आपने देखा रेगुलेटरी बॉडी को देखा, देयर आर 4 रेगुलेटरी बॉडीज जो फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें बैंक्स आ जाते हैं और कुछ आ जाते हैं नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी NBFCs, ये हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था। बैंक्स में कितने तरीके के, एक हो गया कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक, पढ़ा हुआ है ये,
ठीक है। उसके बाद एनबीएफसी क्या करता है, क्रूशियल रोल फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट, फाइनेंसिंग एसेट्स एंड ऑफरिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। सो देयर आर, इंडिया में देयर आर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यानी मेजॉरिटी ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना एक लार्ज पॉपुलेशन को पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो गवर्नमेंट रोल, मतलब जो गवर्नमेंट चाह रही है, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर यानी जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, दीज बैंक्स आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेट विद द फोकस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑफरिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक तक अपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना छोटे प्रॉफिट पर। लेकिन इनका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट अर्न करना। फॉरेन बैंक्स, these banks are headquartered outside of India but have branches or subsidiaries operating in the country, providing a wide range of financial services to both individual and business. तो कुछ फॉरेन बैंक्स होते हैं जिनकी जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो मेन है वो तो कहीं और दूसरी कंट्रीज में, लेकिन उनकी कुछ ब्रांचेस वगैरह हमारी इंडिया में भी होती है, बट कम होते हैं। उसके बाद आरआरबीज, these banks are specifically established to cater to the financial need of rural areas. जैसे किसान है, किसान को लोन लेना है तो वो आरआरबीज के पास जाएंगे, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बने गए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अंडर रिजर्व्ड कम्युनिटीज, जो अंडर रिजर्व्ड कम्युनिटीज होती हैं, नीचे मतलब कम अर्निंग वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए ये स्पेशली बनाए जाते हैं और उनको डेवलप करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स का जो डेफिनेशन है वो है, फाइनेंशियल मार्केट्स आर मार्केट प्लेस, ऐसी मार्केट प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। मतलब बड़ा एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टॉक मार्केट बड़ा एग्जांपल हो गया इसका, जहां पर क्या करा जाए, जहां पर स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को और बाकी सिक्योरिटीज को या तो खरीदा जाए या फिर बेचा जाए, ठीक है। टाइप्स, फाइनेंशियल मार्केट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। दो है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ईच सर्विंग डिस्टिंक्ट पर्पस एंड केटरिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट नीड्स। दोनों ही अलग तरीके से काम कर रही है। कैसे काम कर रही है यहाँ देखेंगे मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट में आपका नंबर 1 पे एक आता है ट्रेजरी बिल्स, दूसरा आता है कमर्शियल पेपर्स, तीसरा आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, सीओडी। ओ छोटा होता है, डी कैपिटल होता है, ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं इसको। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स शॉर्ट टर्म नीड्स, टिपिकली विद मैच्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम 91 डेज टू 364 डेज। क्या समझ में आया इससे? शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी होती है जो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है टू फाइनेंस इट्स शॉर्ट टर्म नीड्स, अपनी छोटी समय की जरूरत, फाइनेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए। ज्यादा ये 91 डेज से लेकर 364 डेज तक की होती है, ठीक है, मतलब 3 महीने से 12 महीने तक, कम से कम 3 महीने और 12 महीने, 1 साल तक। उसके बाद कमर्शियल पेपर्स है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब पेपर्स आप लगा, लीगल जो होते हैं उसमें वर्ड यूज होता है, टू मीट देयर इमीडिएट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट विद मैच्योरिटीज जनरली रेंजिंग फ्रॉम 15 दिन से लेकर, मतलब देखो इसमें तो 3 महीने, यहाँ पर 15 दिन, तो ये क्या है, जो इमरजेंसी के केस पर आपको जल्दी से चाहिए हो तो आप कमर्शियल पेपर बैंक्स की हेल्प से इशू करा सकते हो। The deposit issued by bank to individual and institution offering a fixed rate of interest for a specified period. मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है कि जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट कि भाई आपको इतने पे इतना % इंटरेस्ट मिलेगा एज इन प्रूफ। ये मेनली गवर्नमेंट बैंक से कोई नहीं लेता क्योंकि वो तो पूरा सर्टिफाइड है। जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, LICs वगैरह, NBFCs वगैरह होते हैं, उनसे ही लिया जाता है। कैपिटल मार्केट क्या करता है, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। कैपिटल में कितनी आ गई, 2, ठीक है। देखो फाइनेंशियल मार्केट कितनी हो गई, फाइनेंशियल मार्केट
दो। कौन कौन सी? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कितनी हो गई? दो। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जहां पर सिक्योरिटीज कंपनीज या गवर्नमेंट रेज करे कैपिटल फॉर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट और अनदर पर्पस। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मीन्स पूंजी। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो प्राइमरी मतलब द मार्केट, ऐसी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट। या तो कंपनी लागू कर रही है या फिर गवर्नमेंट। क्यों कर रही है? टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना। तो रेज करना, जो फाइनेंस है, जो पैसा है उसको बढ़ाना, टू एक्सपेंशन, किसी कंपनी को किसी चीज को बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी और पर्पस के लिए। और सेकेंडरी मार्केट होती है तो मार्केट इज वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। जहां पर जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, उनको या तो खरीदा जाए या बेचा जाए, या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी इन द मार्केट, जिससे प्राइस की डिस्कवरी होती है। मतलब ये होता है आपका एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए, और ये होता है न्यू सिक्योरिटीज। प्राइमरी जहां न्यू सिक्योरिटीज गवर्नमेंट लागू करे या फिर कोई बिजनेस, कोई भी कम्युनिटी लागू करे, टू रेज द कैपिटल एंड टू रेज द टू इंक्रीज द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्टॉक एक्सचेंज है, मेजर एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट वाले एप्लीकेशन में या न्यूज़पेपर में ये वर्ड आए दिन यूज होते रहते हैं, बीएससी और एनएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दो ये एक्सचेंज होते हैं, दो वैल्यू होती है किसी भी एक स्टॉक की, दो वैल्यू होती है, एक ये और एक ये। कभी ज्यादा होती है कम, ये ज्यादा ये कम, वो डिपेंड करता है। कभी दोनों सेम भी होती है। Indices, key benchmark that represent the overall performance of the stock market such as Sensex and Nifty। ये सुना होगा आपने, सेंसेक्स और निफ्टी। क्या है ये? स्टॉक मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं जिसपे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे टाटा बिरला है, उसका स्टॉक हम परचेज कर सकते हैं। हर एक कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका स्टॉक होता है। बेसिकली ये स्टॉक परचेज और ये है क्या? अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए होता है। जैसे टाटा बिरला है, सपोज उसने अपना एक स्टॉक रखा 1000 रुपए का, क्योंकि उसका अभी इतना चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपए का, उसके 1000 रुपए के अगर मैंने 10 शेयर खरीद लिए, तो मैं 10,000 रुपए के 10 शेयर खरीद लिए, तो कितने के हो गए टोटल? 10,000। यानी मैंने 1000 रुपए उसको दे दिए। अब वो पैसा, मेरा जो पैसा है वो यूज कर रहे हैं। कल को कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो मेरा स्टॉक रेज करेगा, मुझे 1000 की जगह जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ परसेंट हमें भी मिलेगा। बट अगर वो कंपनी लॉस में चली गई तो उसका फिर मतलब हम उसके मालिक बन जाते हैं, कुछ परसेंट हम एज ए मैनेजर करते हैं, पार्टनरशिप जैसे। तब हम उसके लिए मतलब हमें डील करना पड़ता है, कुछ करना, परचेज करना है स्टॉक को, बट उसके लिए हमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रीवियस 2-3 मंथ्स की स्टडी करनी पड़ती है कि इसमें कितना, कहाँ कितना रेज हो रहा है, और उसको एकदम सामने खोल के रखना पड़ता है कि कितना कितना है। कई आपने ऐसी स्टोरी सुनी होंगी कि 50 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 50 साल बाद देखा तो करोड़। ऐसे होता है। लॉन्ग टर्म भी होता है, डे बाय डे के लिए भी होता है ना, तो डिपेंड करता है। खैर वो दैट इज अनदर थिंग, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक। अगर वो सब बढ़ रहा है तो इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, ग्रोथ इकोनॉमी की हो रही है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।